वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर। यहाँ पर अब सेमेस्टर वन की बारी है हमारी। तो जितने भी सेमेस्टर वन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप लोग वो पूरी प्लेलिस्ट देखकर यहाँ पर आए होंगे, तभी इस वीडियो को देखने का कुछ ना कुछ मतलब रहेगा। इसका जो मेन मोटिव है वीडियो का ये कि जो भी 2024 में सवाल आए हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं और बता दूं मैक्सिमम सवाल हमने जो डिस्कस करे थे वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो इस पेपर में आए थे। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट देख के आए हैं तो इसके आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो नहीं होंगे मतलब कुछ कुछ ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो मैंने नहीं कराए होंगे, मतलब सारे पॉसिबल नहीं थे। तो आपको ड्यू परीक्षा का आई होप वो भी पता होगा कि क्या हमारा जो है वो मेन चीज रहती है कि हम पीवाईक्यूज ही कराते हैं। बाकी मतलब क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम वही वाले कराते हैं, बस वो ढूंढ के मुझे सॉल्व कराना आपके सामने। ये है मेरा बस इतना सा काम। और आप लोग क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी आए हैं तो आप लोग मतलब इन द सेंस कि यू आर न्यू टू दिस चैनल। तो आपके जो सीनियर्स हैं जो इस वक्त थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया था। जब फर्स्ट सेमेस्टर वाले जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब ये चैनल बनाया था। आप अपने सीनियर्स किसी भी सीनियर को पकड़ के पूछ लिएगा, किसी भी आप कॉलेज में हो, मैक्सिमम मैं बोलूंगा आपके जो सीनियर है वो बताएंगे। एक्सेप्ट मुझे अभी तक वो हो रहा है सेंट स्टीफन कॉलेज का कोई भी बच्चा नहीं दिखा, मतलब एज सच किसी से बात नहीं हुई। पता नहीं वहां तक पहुंची नहीं वीडियोज या क्या हिसाब है वहां का, बस वहीं करे। बाकी अगर मैं बोलूँ जितने भी कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सभी का आई नो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम पर डिस्कशन हमारे होते रहते हैं बच्चों से, थर्ड सेमेस्टर वालों से। तो गाइडेंस वगैरह कुछ भी बातचीत हंसी मजाक सब कुछ वहां पर चलता रहता है। वो डीएम करते हैं और हमारी बातचीत रहती है काफी से। तो आप लोगों को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो अपना बड़ा भाई समझ के बिल्कुल डिस्कस करिएगा। कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है काफी, मतलब कुछ कुछ अब बेसिकली फिजिकल साइंस वगैरह वाले भी लोग कर देते हैं मैसेज के, क्या पता कुछ मतलब उनको इनपुट मिल जाए। तो ऑब्वियसली आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव एनी इनपुट जो भी चाहिए होता है। तो आप लोग भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो इस वीडियो को देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, इस वीडियो को तभी दिखेगा जब आप प्लेलिस्ट देख के आए हैं। उस वाली प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मैक्सिमम चीज कवर मिल जाएगी। इसमें बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, मतलब इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा ऑब्वियसली, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का। मतलब पूरे डिटेल में करूंगा, कुछ कुछ चीजें बताऊंगा भी। पर मजा तभी आएगा जब आप उन वीडियोस को देख के आएंगे, तो आपको फिर पता लगेगा कि 2024 का पेपर क्यों आया था। और देख लीजिएगा उन वीडियोस की डेट देखिएगा जाके, जितनी भी 2000 पिछले आपने जो उस प्लेलिस्ट में वीडियो देखी ना उनकी डेट देखिएगा। और उसके बाद फिर पेपर आया था मतलब। तो ये आपको एज अ प्रूफ दे रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। आप लोगों के सीनियर्स सारी जस्टिफिकेशन यहाँ पर दे देंगे। एंड आई होप कि आपका भी पेपर मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं कुछ वीडियोस में से आएगा। जो बच्चे लास्ट मिनट देखने आए उनको भी बता दूंगा मैं, अगर आप लास्ट मिनट देख रहे हैं तो बेटर टू वॉच प्लेलिस्ट वाली वीडियोस, उसके अकॉर्डिंग देखिए। इससे आपको ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आपकी ये पहली वीडियो है, आप इनऑर्गेनिक में ऐसी मुंह उठा के आ गए हैं बिल्कुल बिना कुछ देखे, तो आई रिकमेंड कि आप ये मत देखिए, क्योंकि फिर आप जो है वो डिमोटिवेट जाएंगे। आपका 1 घंटा 10 मिनट हो सकता है आपका वेस्ट भी हो जाए, आप कहेंगे यार ये क्या हो गया। तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखिए, उनमें से कोई चूज कर लीजिए। जैसे आप कोई पर्टिकुलर यूनिट कर लीजिए, अगर आप बिल्कुल आपके पास बिल्कुल रात में पढ़ रहे हैं तो कोई यूनिट एक आध यूनिट कर लीजिए। पर ऐसा मत करिए कि आप कहेंगे नहीं ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर ले, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी हाँ, अगर आपने पढ़ रखी है चीजें तो बिल्कुल करिए यार, मतलब अगर आप ऑलरेडी पढ़ गए हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये कुछ आपके साथ डिस्कशन था, बाकी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप की क्लास के सारे बच्चे ये देख लें। कोई भी डाउट हो आगे, मतलब ऑर्गेनिक की भी आएगी। आई एम थिंकिंग कि शायद मतलब ऑर्गेनिक का एक वन शॉट भी प्लान कर लूं, जिसमें आइसोमेरिज्म वाला, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट और मैं इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट ले लेंगे। हाइड्रोकार्बन में जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, आपको बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई है, सारे मैकेनिज्म डिस्कस हैं, सारे क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस हैं, तो वो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ फिर भी आपको बेसिक्स में अगर पड़ेगी तो वो देख लेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में, टेलीग्राम पर डीएम करके बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर नोट्स अपलोड होते हैं, पुराने वाले भी कर रखे हैं। तो मैं बाकी आपको एक बार वहां पे रीशेयर कर दूंगा कुछ टाइम में, तो वहां से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो यही कुछ चीजें थी जो आपसे बात करनी थी, बिकॉज फर्स्ट वीडियो लेक्चर है आपका, मतलब एज अ करंटली जो है, वरना बाकी तो वो पुरानी वीडियोस ही आप देख लेंगे। तो ये है, तो कुछ बात मैंने आपको बता दी, बाकी सीनियर से पूछ लीजिएगा। जो जो आपके सीनियर्स बताएं उस हिसाब से आप जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। मुझे पता है कि मतलब उन बच्चों को कितनी मेरे इस चैनल की वजह से इनपुट मिला है, वो भी इसी वजह से क्योंकि डीयू प्रीवियस ईयर से पूछा। अगर डीयू ने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया तो फिर मतलब हम भी कुछ खास नहीं कर सकते। फिर क्या ही करेंगे, अब मैं क्वेश्चन मतलब बना थोड़ी सकता हूँ बैठ के कि जो डीयू में आएंगे। डीयू में वही टेंटेटिव है जो प्रीवियस ईयर वाले, तो यही ट्रेंड चलेगा। एंड आई होप यही ट्रेंड आगे भी चलता रहे, और चलना भी चाहिए। कुछ कुछ नए आएंगे, कुछ कुछ नहीं आएंगे, तो देखते रहेंगे। खैर, तो स्टार्ट कर दें हम अपने फिर इस लेक्चर को। लास्ट ईयर भी जैसे हमारा जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है हमारे एनईपी का। आपने टाइटल वगैरह तो पढ़ लिया होगा, बाकी इनिशियली मैंने बता भी दिया होगा इंट्रो में। सो द पॉइंट इज, ये मैंने वही स्लाइड लिया, याद होगा अगर कुछ बच्चों ने देखी होगी वीडियो, वहां पर मैंने प्रूफ करा था कि जो करा है उसी में से मैक्सिमम है, तो वहीं की स्लाइड ली है। और आई होप आप सभी लोग जो है वो ओवरऑल सारे लेक्चर देख के, पूरी इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट देख के यहाँ आएंगे। बहुत कुछ आपको आसान लगेगा। आप देखेंगे कि ये जो पिछले साल का पेपर है सारा का सारा इन्हीं वीडियोस में से आया है। ये पेपर बाद में हुआ है, वीडियोस पहले थी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
पेपर को देख के मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो ये आपके लिए प्रूफ हो जाएगा। बाकी आई डोंट थिंक अगर आपने अपने सीनियर से बात करी तो आपको किसी भी प्रूफ की जरूरत है, बिकॉज डीयू का जो पेपर है वो डीयू परीक्षा से नहीं, वो डीयू के पीवाईक्यू से आता है, और डीयू परीक्षा का काम है कि उन्हीं पीवाईक्यूज को ढूंढ के आपके सामने सॉल्व करें। ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे स्टार्ट करते हैं, इस पहले क्वेश्चन के साथ आपको बॉन्ड एंगल की बात करी गई, जो बहुत बार अगर लेक्चर देखा तो वहां बात करी थी। Cl2O वाले की भी एक खास बात ये थी कि इस वाले का जो मैंने डिस्कशन था वो ऐसा पीवाईक्यू में तो नहीं आया था, पर ऐसे ही मैंने एज एन मतलब लग रहा था कि ये कुछ ऐसा आ सकता है, तो मैंने इसका भी डिस्कशन करा था ड्यूरिंग द लेक्चर, किसी पीवाईक्यू वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। पर स्पेसिफिकली ये पहले पीवाईक्यू में मुझे तो नहीं मिला था पर्सनली, बाकी आया होगा तो पता नहीं। फिर डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें, ये वाला आपने देखा होगा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में, तो लगभग लगभग जितने भी सारे सवाल है ना कहीं वो डिस्कशन उनका हो चुका था ऑलरेडी, मैक्सिमम सवालों का, नॉट एवरीवन। तो अब जैसे बात करें यहाँ पर, इन्होंने बॉन्ड एंगल की बात करी, इन्होंने हमें खुद ही बॉन्ड एंगल बता दिया कि साहब ये ऑर्डर रहता है आपका, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, एंड सेकेंड केस आपको ये बता दिया Cl2O है, तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये इन्होंने ऑर्डर बताया कि ऐसा क्यों है, तो उसका सिंपल सा मैंने आप सभी को लॉजिक ये बताया था। यहाँ पर आप सभी को बताया दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर की वजह से कुछ ना कुछ रिपल्जन क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, हाँ सर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्जन है, वीएसी पेयर आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, उन लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बात कर रखी है वीएसी पेयर की। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3D का बंदा है, दैट इज 3D का बनता नहीं, मतलब ये थर्ड आपका 3D बोल रहा हूँ, ये आपका जो है वो थर्ड थर्ड पीरियड का इंसान है। तो अगर ये थर्ड पीरियड में, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3p5 होती है, तो इसके पास 3D वेकेंट नाम का एक ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो अगर इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, और अगर रेजोनेंस पॉसिबल हो गई दैट मीन्स ये जो लोन पेयर जो हमें दिख रहा है ये एक्चुअल में नहीं है साहब, ये एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पर ये रेजोनेंस में, सो दैट मीन्स यहाँ पर एक ही लोन पेयर मौजूद है जो डीलोकलाइज है, जो प्रेजेंट है। बाकी जो दूसरा वाला है वो लोकलाइज है, रेजोनेंस में बिजी है, तो वो रिपल्जन कैसे करेगा, सो ड्यू टू दिस यहाँ पर ये जो एक ही लोन पेयर बचा है इसकी वजह से आपकी रिपल्जन कम हो जाती है। जैसे ही आपकी रिपल्जन कम हुई वैसे ही आपका ये जो बॉन्ड था ये थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, मतलब बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर मेरे पास दो लोन पेयर आएंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर क्या सिनेरियो था, नॉर्मल सिनेरियो ये कहता है कि अगर हमारा जो सब्सिडरी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और अल्टीमेटली हमारे बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ये लॉजिक क्यों डिस्टॉर्ट हुआ, द रीजन इज सिंपल, द रीजन इज यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, जो आप नाम लेना चाहें नाम ले सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर देख के आएंगे, आई होप आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल है ही, तो वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर आई टेल यू। कोई अगर स्क्रीनशॉट भेज के बता दीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं वहां पे बता देता हूँ, आप सीनियर से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, NF3 डाइपोल मोमेंट होता है, BF3 का 0 होता है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैंने इसको लिख भी रखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से आप लिखना है, तो विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा, लेसर इंटरेक्शन होगा, अगर इसका उल्टा होता है तो यहाँ होता है, तो ये नॉर्मल ट्रेंड था। पर नॉर्मल ट्रेंड ये Cl2O क्यों फॉलो नहीं कर रहा, उसी का भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर मैं बात करूं NF3 की, तो आप सभी को पता होगा डाइपोल मोमेंट कब 0 होता है, जब हमारे ऑल बॉन्ड पेयर्स हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, जितने भी सब्सिडरी एटम अटैच हो वो सेम हो, उन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा हो, ये सारे कुछ केसेस है। तो इन दैट सिनेरियो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो आपको ये चीज पता होगी तो आप डायरेक्टली बता देंगे। देन अब बात करें तो ये तो हमारा वो हुआ कि हमें पता है। मेरा NF3 में बात करो, यहाँ डाइपोल मोमेंट क्यों है, तो अगर आप अब एक्सप्लेनेशन के लिए ऑब्वियसली आप ये तो नहीं लिखेंगे कि ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, दिस एंड दिस, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है, दैट इज सिंपली कि आप बता दीजिए कि यहाँ पर जो सारे के सारे डाइपोल बनेंगे, सारी बॉन्ड्स पोलर हैं, पर ये जो सारे डाइपोल्स हैं ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, बिकॉज दिस इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। आप सभी लोग क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ के आए हैं, जब हमारे 120 डिग्री पर 3 इक्वल क्वांटिटी के फोर्सेस अप्लाई होते थे तो हम बोलते थे ये चीज इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर भी है इसी वजह से इक्विलिब्रियम में, मतलब हमारा नेट फोर्स 0 होगा। सेम यहाँ पर भी लॉजिक लगा दीजिए, नेट डाइपोल मोमेंट 0, इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप आएंगे कि यहाँ पर एक लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ है, बाकी फ्लोरीन का यहाँ है, इसका कुछ यहाँ आएगा, इसका कुछ इस साइड आएगा। ड्यू टू दिस यहाँ पे जो हमारा कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, वो कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर हाँ यहाँ पर मैं हाइपोथेटिकली कुछ फ्लोरीन लगा के बॉन्ड जोड़ देता तब मैं बोलता कि यहाँ उस केस में इसका 0 होता, बट इन दिस सिनेरियो यहाँ 0 नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। यहाँ पे आप इसके बारे में बता सकते हैं, दैट इज ए ट्राइगोनल पिरामिडल है, जिसकी वजह से हमारा लोन पेयर का जो कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी इन डिफरेंट, दैट हुज मैग्नीट्यूड वुड बी डिफरेंट देन दैट ऑफ दीज
NF बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ सब आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे इससे रिलेटेड भी मैंने एक सवाल यहाँ पर आई थिंक करा था, दैट इज ये तो बॉन्ड एंगल का नॉर्मल ट्रेंड समझा दिया था, यहाँ पर मैंने ये लेक्चर में बात करी थी इसकी, तो ये चीज भी आ गई थी। एंड देन यहाँ पर जैसे ये PCl3 है, इसकी जगह आप मान लीजिए क्या NF3 सेम, क्योंकि फॉस्फोरस नाइट्रोजन सेम ही उसके बंदे हैं पीरियड के। एंड देन यहाँ पर व्हाट आई कैन सी इज BCl3 के बाद BF3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर मैंने लेक्चर में समझाया था, यहाँ पर कुछ बातें लिख रखी हैं और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। अब बात करें, यहाँ पर हमारी बात थी PH3 एग्जिस्ट करता है, PF3 नहीं करता, उल्टा बोल दिया सॉरी मैंने, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, PF3। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि यार यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है उसको मैं थोड़ा समझाऊं। फॉस्फोरस की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं 3s2 3p3 है, ठीक है। तो अगर इसको 5 बॉन्ड बनाने इसको 5 अनपेयर्ड चाहिए। 5 अनपेयर्ड यहाँ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये 3 तो अनपेयर्ड है, पर 3s2 वाले नहीं है, तो मुझे यहाँ पे इसको अनपेयर्ड करना पड़ेगा। दैट इज यहाँ पर खाली 3D पड़ा है। अभी अभी जस्ट बात करिए, थर्ड पीरियड के जितने भी लोग जितने भी बंदे होते हैं उन सभी के पास एक वेकेंट 3 ऑर्बिटल नाम की चीज होती है, तो वो वही उसी चीज का इस्तेमाल करेगा। ये सिनेरियो हो जाएगा ना। अब ये सिनेरियो जैसे ही हमारे पास हुआ, उससे क्या पता लगा सर? उससे पता तो कुछ नहीं लगा, उससे ये हुआ कि 5 बॉन्ड आ गए। अब क्या डी ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है बॉन्डिंग में? सर हाँ, तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो डी ऑर्बिटल को अगर मुझे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना है ना, इतनी आसानी से नहीं मानेगा वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा कि आप कहोगे भाई डी ऑर्बिटल जरा आ जाओ बॉन्डिंग बना दो, वो कहेगा चलो आ रहा हूं। ऐसे नहीं आते। वो कहते हैं भाई मुझे सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट कराओ, मुझे न्यूक्लियस के कुछ ना कुछ क्लोज लाओ कि कहीं ना कहीं आपको जो कंपाउंड है उसको स्टेबिलिटी मिलो। बहुत सारी मेरी कंडीशन है, ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी चाहोगे और हो जाएगा। तो उसी वजह से हमारे पास आया था कि डी ऑर्बिटल को अगर आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना है, सो यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट इट सफिशिएंटली। दैट मीन्स ये मेरा डी ऑर्बिटल था, मैंने इसको समझाया था, ये मेरा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस पर कुछ न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब डी ऑर्बिटल को जितना ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली, उसको जितना ज्यादा ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा उतना ज्यादा डी ऑर्बिटल क्लोज आएगा, उतना ज्यादा हम बोलेंगे डी ऑर्बिटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम है मेरे पास, ऑब्वियसली सेंट्रल एटम की का ही डी ऑर्बिटल है। जैसे हम बात कर रहे हैं PF3 की, PF3 क्या है? सेंट्रल एटम। तो या PH3 क्या है? इसमें फॉस्फोरस क्या है? सेंट्रल एटम है। सॉरी PF3 निकल गया, PF5 निकल रहा है मेरे मुंह से, तो थोड़ी सी वर्डिंग गलत हो रही है फ्लो में, पर आप समझ रहे होंगे। तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम का जो न्यूक्लियस है उस पर मैं कैसे चार्ज बढ़ाऊं? सर ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज तो हम बढ़ा ही नहीं सकते सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट है। हाँ, यही बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो फ्लोरीन है, ये जो 5 फ्लोरीन है, क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान है? सर बिल्कुल है। क्या हाइड्रोजन की कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिव? नहीं सर, ऐसी हम मानते नहीं, बल्कि हाइड्रोजन को अगर हम बात करें तो शायद वो फॉस्फोरस से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उल्टा हो जाएगा साहब, ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो क्या रहेगा, जो फॉस्फोरस है उससे स्ट्रांगली फॉस्फोरस फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जैसे ये खतरनाक तरीके से इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्या एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हम बढ़ा देंगे? सर हम नहीं बढ़ाएंगे, सर फ्लोरीन बढ़ाएंगे। हाँ बेटा, वही कहने का मतलब है, जो हमारे फ्लोरीन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। ड्यू टू दिस जो फॉस्फोरस है उसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी। उसका जो न्यूक्लियस है वो कहेगा यार मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहेगा चलो कोई और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिल जाए मैं उनको इजीली अट्रैक्ट करूं। मेरे इलेक्ट्रॉन तो मुझसे दूर चले गए, मैं उनको अट्रैक्ट करने में सफल नहीं हो पा रहा। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को? जो उसके बॉन्ड में थे। सो इसी वजह से यहाँ पर ये भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा ये भी बॉन्ड में ही होगा, ऑब्वियसली PF3 का बनाना है। तो इसकी वजह से हमारा जो डी ऑर्बिटल है वहां पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। मेजरली जो आपको एग्जामिनर जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहेंगे, आपके 2-3 कीवर्ड्स बता रहा हूँ। एक डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, एक ये बता दिएगा सबसे पहले टू participate d orbital to make the participation of d orbital in bonding it must be sufficiently contracted। तो फिर आप उससे पहले d orbital contraction लिख दिएगा, फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र कर दिएगा, फिर आप z इफेक्टिव या फिर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र कर दिएगा। आपका आंसर एकदम प्योरली बढ़िया बन जाएगा, क्वालिटी वाला। देन अब यहाँ पे बात करें, इसको तो बहुत ज्यादा हमने बात कर रखी है लेक्चर्स में कि एजी का साइज कंपेरेबल है, पर मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा फर्क आता है। अब आपसे किसने बोला, आप इनसे उल्टा क्वेश्चन पूछिए कि भाई आपसे किसने बोला कि साइज से ही सब कुछ डिपेंड करता है? किसने आपको बता दिया कि साइज हमारा मेल्टिंग पॉइंट के बहुत बड़ा फैक्टर है? आंसर स्ट्रेट नो। तो यहाँ पर आपका दिमाग लग जाना चाहिए कि यहाँ तो हमारा कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर की बात हो गई। ये प्योरली आयनिक, अब काफी हद तक आयनिक इंसान है, ये काफी हद तक कोवलेंट बंदा है। और ड्योर क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन भी रखता है, तो फजांस रूल में आपने ये चीज पढ़ी है मेरे साथ, तो वहां पर आप बोल देंगे कि यार ये तो काफी ज्यादा जो है वो कोवलेंट है, और बचपन से पढ़ते हुआ आ रहे हैं। बल्कि क्लास 10th में जब कार्बोनेट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हुआ था तभी हमने ये चीज पढ़ी थी कि कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, आयनिक का बहुत ज्यादा हाई होता है। ये आपको याद होगा एनसीईआरटी में, यहाँ फर्स्ट सेकंड पेज पे यहाँ साइड में एक टेबल थी, वहां पे लिखा होगा शायद मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिखा होगा। बता दीजिएगा, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो ये पूरा लॉजिक फजांस रूल समझाना है पर अब ये एक बढ़िया सवाल था। क्या सवाल था ये?
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक वेयर एज सेकेंड इज एंडोथर्मिक, स्टिल इट एग्जिस्ट एज O2 नेगेटिव इन ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये एक अच्छा सवाल था, और यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये बहुत सिंपल है, इसको यार आप हाफ फील्ड स्टेबिलिटी से पूरा समझा दिएगा खुद ही। इसमें आई डोंट थिंक मुझे कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। आपको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को डिटेल में लिखना है कि यार यहाँ पर जो है आपका जो है वो 3D वाला पार्शली फील्ड है, कंप्लीटली, या वैसे पार्शली फील्ड नहीं, आप बोलिएगा यहाँ पर हाफ फील्ड नहीं है। हाफ फील्ड की वजह से आपकी स्टेबिलिटी आती है, और एक और वर्ड लिख देगा दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। वो भी कहीं ना कहीं मैंने लेक्चर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग समझाया कि एक्सचेंज एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे से जगह बदलते रहते हैं। क्या इधर आओ, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जगह बदल देते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए कोई इस डब्बे में है, वो इस आपस में जगह बदल देंगे कि भाई तुम इधर आओ मैं इधर, और सेम सेम स्पिन पर ही आई थिंक ये एक्सचेंज होती है। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं पोजीशन, तो वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी मिलती है। इस चीज को आप लिख दीजिएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस की ये वाला सिनेरियो थोड़ा सा समझते हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं। सो दे आर सेइंग ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो ये O नेगेटिव बन जाएगा। फर्दर O नेगेटिव के बाद मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर ये O2 नेगेटिव बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, वाइल सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी जो है वो एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब मैं यहाँ पे डेल्टा एच ई जी लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि ये डेल्टा एच ई जी नेगेटिव क्यों आ रही है और यहाँ पॉजिटिव क्यों आ रही है। यही रीजन आपका रहेगा कि यार हमने तो ये सुना था कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमारी मैक्सिमम नेगेटिव भी पड़ी हमने, कि स्टेबिलिटी मिलती है हम जैसे ऐड करते हैं। पर यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यों आ रही है, ये एक क्वेश्चन आता है। और यही क्वेश्चन आने के मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है, क्योंकि अगर इन्होंने पिछले साल ये पूछे ना, तो हो सकता है वो इस बार ये जानना चाहें कि ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअल में। तो उसको आप लोगों को थोड़ा सा देख के बताना होगा। सो अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, इनिशियली यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल की बात कर रहा हूँ, या वैलेंस शेल की, सॉरी वैलेंस शेल की, यहाँ 2,6 हुआ ना, तो ये वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ क्या होगा, इनिशियली ये जो हमारे ऑक्सीजन एटम है उसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को, ये जो ऑक्सीजन के अंदर आ रहा होगा, ऑक्सीजन के शेल में फर्दर ऐड हो रहा होगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। रिपेल करते गए करते गए करते गए, पर जैसे ही वो आया तो उन्होंने देखा कि नहीं, अब हमें जो है वो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ये रिपेल कर रहे थे, जो 6 इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे थे, कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो एडिशनली कुछ स्टेबिलिटी मिल गई, जो इस पर्टिकुलर रिपल्जन को ओवरकम कर गई। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमारी रिपल्जन को ओवरकम कर जाती है, बिकॉज रिपल्जन इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू जब 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन पूरी जान लगा देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार मार के कहेंगे नहीं आप बाहर ही रहो, पूरी कोशिश लगा देंगे। और जब ये आ भी जाएगा, पर एट द एंड यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिपल्जन है, ये हमारी जो अच्छा रिपल्जन को ओवरकम लिख दो, रिपल्जन ओवरकम नहीं हुई, रिपल्जन को ओवरकम कर रही है क्या, हमारी डेल्टा एच ई जी इन दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे लिख दिएगा डेल्टा एच ई जी रिपल्जन को ओवरकम कर रही है। देन यहाँ पर हमारे पास ऐसा सिनेरियो नहीं हो पाता, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो हमारा फर्दर क्वेश्चन था। सो अगर फर्दर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, इसके आगे रीजन में बताना चाहूँ कि क्यों ये एज एन ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, सो दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास Na2O, ये एक ऑक्साइड है। ये पूछ रहे हैं कि ये ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बताइए कि ऑक्साइड का बनना इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का बनना, किसी भी आयनिक सॉलिड का बनना इज नॉट जस्ट अबाउट कि हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। भाई उसमें बहुत एक पूरा प्रोसेस होता है, 4-5 हमने प्रोसेस पढ़े हैं, आई होप आप सभी को वो याद आ रहे होंगे, जिसका नाम बॉर्न हेबर साइकिल था। तो आप बताइए कि सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं होता, वहां पर मल्टीपल आपके प्रोसेसेस होते हैं, उन सभी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। सम आर एंडोथर्मिक, सम आर एक्सोथर्मिक, ये बताइए आप। तो समारा एंडोथर्मिक समारा एक्सोथर्मिक बताएंगे, एंड अल्टीमेटली बताइएगा आपका जो नेट फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एनी ऑक्साइड जो होती है या ऑक्साइड होती है, दैट इज नेगेटिव, दैट मींस हमारी फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से यू हैव टू एक्सप्लेन। तो आई होप आपको पहला सवाल समझ में आया। और अगर मैं दिखाना चाहूँ आगे यहाँ पर क्या क्या चीजें थी, तो ये स्लाइड सी, ये डी ऑर्बिटल हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की बात आप आयनिक और कोवेलेंट से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सवाल हमने ड्यूरिंग द लेक्चर करा था NaCl और AlCl3 वाला। इन द सिमिलर मैनर आप AgCl को भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ, जो आपका देता है नेम द क्वांटम नंबर्स व्हिच अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम। सिंपल यार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही तीनों हमें
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं। आपको क्या इनसे आइडिया मिलता है? तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है और डिटेल में इसके बारे में यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा लिख रखा है। आपको खुद भी पता होगा यार, मतलब ये क्या बताता है आपका जो है वो डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का किसी न्यूक्लियस से, आउटर मोस्ट शेल से। फिर हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में पता लगता है, यहाँ पे रेडियस के बारे में पता लगेगा, एनर्जी के बारे में पता लगेगा, ये सारी चीजें पता लगेंगी। ये पूरी की पूरी कहानी वैसे मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ। आप एक बार चाहें तो उसको रीड कर लीजिएगा, अपनी भाषा में थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, पूरा इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस जो जो आपके दिमाग में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेट आए कि ये हमें क्या बता सकता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बता सकता है हमें। किसी भी एटम में अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हमें कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता लग सकता है। 2n² वाले फॉर्मूले से हमें ऑर्बिटल पता लग सकते हैं, सारी चीजें बता देगा। फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर की बारी आई तो इसमें आप बता देगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी n-1 हो सकती है, l कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये वाली बात आप लिख दीजिएगा। तो ये एक आध चीज आप बता सकते हैं। और हाँ, यही सब आप बता दीजिएगा, बाकी मेन चीज यही है। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कितने नंबर का है ये तो हमारा 4 नंबर का सवाल है ना। हाँ ठीक है, तो आप जो है वो दो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेन मेन चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो मेन चीज है, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिएगा। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आप बताइएगा कि ये -L2 + L चलती है बाई वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मेन चीज है। फिर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बाकी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, सॉरी ओरिएंटेशन मैग्नेटिक कह रहा हूँ, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेस के बारे में बताता है। ये कहीं ना कहीं हमारा ऑर्बिटल से रिलेटेड हो जाता है, यहाँ पर आप ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है हमें ऑर्बिटल बताती है ना, जैसे px py pz हो गए, -1 +1 हो, किसी की वैल्यू 0 हुई, तो ये सारा का सारा हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया। तो अगर आप यहाँ पर ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन कर देंगे, बहुत प्यारा आंसर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको प्यारी प्यारी बात बता दी जो आपको इस पर्टिकुलर आंसर में लिखी होगी। देन ये वाला बात करेंगे अगर मैं कैपुटिन्स्की इक्वेशन के बारे में, हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में काफी डिस्कशन किया था ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि बहुत बार आया हुआ था। पर पिछले साल उन्होंने कैपुस्टिन्स्की दे दिया। तैयार रहिएगा, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए आपके पेपर में इस बार। आप लोगों के पेपर में बॉल लाइन मुझे आती हुई नजर आ रही है, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा। बाकी पक्का नहीं कह रहा, ऑब्वियसली मैंने पेपर थोड़ी बनाया, ये लग रहा है, मतलब जैसे लास्ट ईयर उन्होंने कैपुस्टिन्स की दी थी, तो इस बार वो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन कर लें कि जो पिछले साल नहीं पूछा इस बार पूछ लें। तो ये माइंडसेट रहता है, मुझे लगता है ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जनरल किसी भी अगर समझदार इंसान में हो। मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली मैं यही चाहूंगा ना कि जो मैंने पिछले साल दे दिए, ये पिछले साल किसी और एग्जामिनर ने ये वाले क्वेश्चन दे दिए तो मैं उससे अटके दूंगा। अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं फिर पिछले साल वाले कॉपी पेस्ट कर दूंगा पेपर। लॉजिक है ना बात? तो लग रहा है ऐसी के, बाकी आप लोग तैयार कर लिएगा, पर हमारा टास्क है इसको एक्सप्लेन करना। बॉन्ड लेंथ तो बहुत कर रखी है डिस्कस, तो आप उन वीडियोस में देख लीजिएगा। कैपुस्टिन्स की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो आपके सामने ये इक्वेशन हमारे पास कैपुस्टिन्स की होती है, -n, इसको आप डिटेल में बताइएगा। वेयर माइनस, पहले इक्वेशन लिख दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल, z प्लस इज बेसिकली द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन, z नेगेटिव इज बेसिकली द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एनायन। डी नॉट के बारे में फिर आप डिटेल में बताइएगा कि ये r नॉट प्लस r प्लस होता है। फिर डी आपका एक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये सारी चीजें आप पूरी की पूरी कहानी बताइएगा। फिर k इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है, किसको, कैपुचिन्स्की एक साइंटिस्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये पर्टिकुलर इक्वेशन दी थी, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर थी। इन्होंने करा क्या था एक्चुअल में, उन्होंने जो हमारे बॉन्ड लैंड इक्वेशन में मेडलिंग कांस्टेंट वगैरह थे, उन्होंने बोला कि यार इतना झंझट मत करो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जो बॉन्ड लैंड, ये मेडलिंग कांस्टेंट, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का ना, वो इंटर रिलेटेड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज ना होने का ये मतलब है कि आप उसका मेडलिंग कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, तब भी मैं आपको लैटिस एनर्जी निकाल के दिखाऊंगा। भाई आपका कैपुस्टिन्स्की साहब ने बोला कि आपका भाई लैटिस एनर्जी निकाल के दिखाएगा, तो ये उनकी खासियत थी, यही उनका एक एडवांटेज रहा। तो ये लिख दीजिएगा, आप डिटेल में समझा दीजिएगा, और कुछ मतलब क्या ही चाहेगा आपसे एग्जामिनर। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंपल सा बता दीजिएगा, जहां जहां दुनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया है वहां वहां आपको पार्शियल आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कि जब भी किसी दो एटम बॉन्डेड होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, इट इज बेसिकली द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आई थिंक ये वाला हमने ड्यूरिंग द लेक्चर इक्वेशन डिस्कस नहीं करती, इसका नाम क्या था, हेने स्मिथ इक्वेशन है, पता नहीं मैंने कर रखी है नहीं, ये शायद पीवाई क्यू में ना आया होगा तभी नहीं करी होगी। तो ये भी हमारा परसेंटेज आनी कैरेक्टर है, हमने डाइपोल मोमेंट वाली बहुत कर रखी है, पर ये नहीं कर रखी। तो परसेंटेज आनी कैरेक्टर अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से निकालना है, सो आई थिंक दैट विल बी 16 टाइम्स काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 टाइम्स काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर, ये आपके सामने हो जाएगा। काई ए माइनस काई बी विल बी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाएगा, एक ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की, ये लेस की, तो 16 इंटू 3 माइनस 2.2, सब बच्चा बच्चा जानता है 0.8 प्लस
3.5 इंटू 0.8 इंटू 0.8, लगभग जो भी आंसर आएगा, आपका कैलकुलेटर है आपके पास, आराम से सॉल्व करके यहाँ लिख दीजिएगा, दैट विल बी योर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो कैलकुलेट कर लिया हमने। नाउ दे आर सेइंग प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ एचबीआर मॉलिक्यूल। तो जो भी आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल 50 से ज्यादा है, तो अब बोल दीजिएगा कि वैसे 50 से ज्यादा आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 16 से कम ही जाएगा, तो 15 के आसपास आएगा, 14 जो भी आएगा। तो आप बताइएगा कि यार ये बहुत ही ज्यादा इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, दैट मीन्स इसका मैक्सिमम जो कैरेक्टर होगा या नेचर कैसा होगा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, कोवलेंट। सो इट इज अ हाईली कोवलेंट मॉलिक्यूल, अ हाईली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर, और हमारा आयनिक कैरेक्टर का में तो हम यही चीज बता सकते हैं, एक दो चीज। देन यहाँ पर बात करूंगा स्लेटर्स रूल्स के बारे में, तो हमने पीएचडी कर रखी थी, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पोटेशियम एटम में 4s का जो इलेक्ट्रॉन है, वाई, अच्छा नहीं सॉरी, स्लेटर्स रूल ऑन द बेसिस वाई एक्सप्लेन वाई 4s ऑर्बिटल, अच्छा तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर्स रूल यू हैव टू एक्सप्लेन वाई 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड। तो ये स्लेटर्स रूल ने दिया था या अफवाह ने दिया था, सोचता हूँ एक सेकंड में देख के आता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर स्लेटर्स तो नहीं है या मिसप्रिंट तो नहीं, क्योंकि हम जो है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलिंग करते हैं, सभी लोग इस बात से जानते हैं कि हम जो फिल करते हैं वो एनर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो होता है N+L। 3D की मैं बात करूं तो 3D में N+L क्या होगा सर, 3 फॉर N की वैल्यू, L यहाँ पर 2 होता है तो इसकी वैल्यू आ गई 5। 4s की यदि मैं बात करूं तो N की वैल्यू 4, S की वैल्यू यहाँ 0, तो ये आता है 4। तो किसकी एनर्जी कम सर, इस वाले की एनर्जी कम। अगर इस वाले की एनर्जी कम तो ये पहले फिल होगा एज कम्पेयर टू, तो यहाँ पर हम इसको पहले फिल करेंगे। तो हमारा जो पोटेशियम एटम है वो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, तो पोटेशियम एटम में ही क्यों यहाँ पर पूछा है, तो स्लेटर हो सकता है यहाँ पर ऑफ प्रिंसिपल की बात कर रहा हो, बट एनीवेज इसको चेक कर लूंगा मैं ड्यूरिंग द लेक्चर, अभी आगे चीजों करते हैं। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने सभी कुछ देख लिया क्या, ये हो गया, हाँ तो चारों सवाल हमने यहाँ पर देख लिया। सो यहाँ पर एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग द रीजन फॉर दिस स्लेटर रूल का यहाँ कॉन्सेप्ट होगा। एक बार मैं आपको बोलता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताइएगा मुझे, या चेक करिएगा एक बार कि जेड इफेक्टिव जो है वो 4s के लिए कम आती है वैल्यू, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए या 3d के लिए। मतलब मैंने ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर डेफिनेटली कुछ ना कुछ करवाया होगा, पर आप लोग चेक करिएगा, एक साल हो गया ना, अब एक साल बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो काफी कुछ भूल गया हूँ, मतलब एक्जैक्टली याद नहीं रहेगा अभी फिलहाल। जो मैं फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है वो मेरी थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे अभी उन्हीं के वन शॉट वगैरह सब कुछ करें तो उन्हीं का काम कर रहा था। ये तो बस मैंने देखा कि यार पेंडिंग है तो उसको भी कर देते, ताकि आप लोगों का जो काम बचा हुआ है वो पूरा हो जाए। तो एक बार इसको प्लीज जरा चेक करिएगा 4s और 3d को। बाकी आप लोग अपने प्रोफेसर से एक बार डिस्कस कर लिया कि स्लेटर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्लेटर्स रूल्स हम जेड इफेक्टिव के अलावा और कुछ नहीं बताते, तो एक बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालिएगा 4s और 3d का, या एग्जाम में भी कभी ऐसी उल्टी सीधी चीज आ जाए, तो मतलब मैं ही बोलूंगा इस एग्जाम में अगर मेरे पास ये सवाल आता तो मैं जेड इफेक्टिव निकाल के बस बैठ जाता, 4s और 3d का, कि कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, और ये रूल लिख देता एनर्जी वाला। मैं इस तरीके से टैकल करता। बाकी ये जनरल हम देखते नहीं, मतलब आई डोंट थिंक किसी टीचर ने भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बताया हो। बाकी बताया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में टेलीग्राम पर जरूर बताइए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा जिंदगी में, मतलब यही गोल है। बाकी आपके सीनियर्स को भी ये बोलता हूँ, जिंदगी में सीखना इज द मेन गोल, तो बढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ आप आगे सीखते रहिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है, ये एकदम नया क्वेश्चन था, ये कहीं पर भी पीवाईक्यू में नहीं दिखा था, तो ये सवाल एक काफी मुझे अच्छा लगा था, नया सवाल था बिल्कुल, कि आपको एक इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन का नाम पूछ लिया, टर्म्स बताइए कौन से ऑर्बिटल के लिए। सबसे आसान सवाल ये था कि ये हमारा एन है, ये एल है, ये एम एल है, तो इतना सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि एन आपका क्या दे रखा है यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। देन आपका जो है वो एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, तो सभी लोगों को पता है वो किसके लिए होती है, दैट इज क्या होता है, पी ऑर्बिटल के लिए होती है। यस, तो यहाँ पे आपका 4p आ गया। अब यहाँ पे आपकी जो ml की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है, तो ml आपको पता है 0 होता है, या फिर -1 होता है, या फिर +1 होता है, और ये होता है आपका सिंपली px के लिए, ये होता है आपका py के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये होता है आपका pz के लिए, ये होता है ना, ठीक है, नहीं नहीं px के लिए, सॉरी ये हो गया आपका pz का, ये होता है आपका py का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो pz के लिए आपके 0 हो गई, तो यहाँ पर ये आपका 4pz ऑर्बिटल आ गया, तो सबसे आसान सवाल ये था, तो ये सभी को पता ही होता है। अब यहाँ पे डिफाइन द टर्म्स इन्वॉल्व, अच्छा ये सवाल अगर लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है तो हो सकता है इस बार किसी और ऑर्बिटल के लिए पूछ ले, तो सभी ऑर्बिटल के लिए एक चीज बस मैं ये बोलूंगा, आप उनकी जो है वो ml की वैल्यू याद करते हो जाइएगा, बेसिकली पी ऑर्बिटल्स के लिए ही, तो px की लिख दी, डी की भी मैंने कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर्स में बताई होंगी आपको, तो वहां से आप उनको कंसिडर कर लिएगा। तो नेम द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज सिंपली और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही तो है। आपको डिफाइन करनी क्या क्या, तो सबसे पहले दिस इज योर कंप्लीट वेव फंक्शन आ गया आपका, वेव फंक्शन है आपका। देन दिस इज योर रेडियल वेव फंक्शन, जो यहाँ पे जिससे मैंने बच्चे से पेपर लिया होगा वो अपनी राइटिंग पहचान जाएगा शायद, मतलब पिछले साल ही लिया था, तो रेडियल वेव फंक्शन।
एंड दीज टू आर योर एंगुलर वेव फंक्शन। तो ये आपकी टर्म्स आ गई। यहाँ पर आप रेडियल वेव फंक्शन को बता दिएगा कि टेल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का ये फंक्शन है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये हमारे पास बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू हम बात करें किसकी, थीटा एंगल की, क्योंकि एक 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वहां पर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर वो पाया जा सकता है। तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है। यहाँ पे जर्मेनियम का दे रखा है, सिलिकॉन का दे रखा है कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होता है इवन दो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। सो द पॉइंट इज यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, देन आता है जर्मेनियम, ये इसका नंबर ऑफ शेल्स हमारे जो है वो वेरी करते हैं। ये जो है हमारे पास सेकंड पीरियड का, ये हमारे पास थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का। इसके पास नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो होते हैं 4, और लॉजिकली भाई 4 शेल्स वाले का साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं पर लगभग सिमिलर क्यों है या कुछ खास डिफरेंस क्यों नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमने जो सवाल करा था वो गैलियम और एल्यूमिनियम के बारे में करा था ड्यूरिंग द लेक्चर्स। गैलियम और एल्यूमिनियम के बारे में करा था। सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट इज की जो एल्यूमिनियम है इससे पहले हमारे पास जो डी के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, नीचे ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पर ऊपर आता है एल्यूमिनियम, नीचे आता है गैलियम। तो ये जो गैलियम है हमारे पास, इस गैलियम से पहले जो आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसमें 3d10 आता है, देन 4s2 आता है, देन 4p3 आता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सही मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए इनकी होती है पुअर शील्डिंग। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग यहाँ पर हम आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ओवरऑल रिपल्जन कम मिलती है। तो अगर उनको ये शील्डिंग आप लिख लीजिएगा, उनको वाकई आपने लेक्चर देखा होगा तो बस मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखना तो आपको आता ही है उन लेक्चर से। तो पुअर शील्डिंग की वजह से हम क्या बात करेंगे कि अगर इनकी पुअर शील्डिंग है तो ड्यू टू दिस पुअर शील्डिंग वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करेंगे, तो टाइटली हेल्ड हो जाएंगे वो। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली या क्लोज हो जाएंगे, आप बोल लीजिए हमारा जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, किसका, गैलियम का। यानी कि कहने का मतलब ये जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सेम कंसेप्ट यहाँ पर आप लिख के अपने आंसर को मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। इस पर आते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको 2-3 तरीके से डिफाइन करा गया है। जो अप्रोप्रिएट तरीका है वैसे तो ऑनेस्टली बताऊं तो वो सेंट्रल एटम के साइज वाला है, पर यहाँ पर काफी हद तक काफी जगह पर आप देखेंगे वहां पर हमें बताया भी गया है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है सब्सिडरी एटम की। तो अल्टीमेटली जैसे ही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हमारे सामने क्रिएट करी जाती है। बट मेरे हिसाब से जो इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, जब भी हमारे पास ऐसा सिनेरियो आए कि हमारा सेंट्रल एटम सेम हो और सारे के सारे एलिमेंट सेम ग्रुप के हों, तो हम साइज से जाते हैं। जैसे जैसे हमारा साइज किसका, सब्सिडरी एटम का, साइज ऑफ सब्सिडरी एटम अगर हमारा बढ़ रहा है दैट मीन्स हमारा बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। इस चीज को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि यहाँ पर हम जैसे जैसे देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 हैलोजन्स हैं, डाउन द ग्रुप आने में साइज इंक्रीज होगा। द मोमेंट सब्सिडरी एटम का साइज इंक्रीज हुआ हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि साइज ऑफ सब्सिडरी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बाकी यार इस टाइप के सवाल 4 नंबर में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट ट्राई टू एक्सप्लेन जो जो आप लिख सकते हैं ना इन सवालों में वो लिखिए, क्योंकि मेन चीज तो कहीं ना कहीं ये वाली है। अब इसको आपको लेंदी करना है तो थोड़ा सा और कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप कर दीजिएगा ना। ये वाला सवाल साहब बहुत बार क्लास लेक्चर में, मतलब ये सेम वैल्यूज पर पूछते हैं ये लोग सवाल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम पूछा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू आयनिक, सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा यार ये सेम ही देते हैं। और इस बार इन्होंने एच एक्स का ही दिया, लो एच एक्स का हमने क्लास में डिस्कशन कर रखा है। तो ये वीडियो आप ऑब्वियसली देख के आएंगे तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएसयू यूनिट के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कूलम मीटर, सभी के बारे में डेप्थ में डिस्कशन हमने कर रखा है। डीवाई क्या होता है ये सारा का सारा लेक्चर में कर रखा है। तो यहाँ पे करने की ऐसा कोई नीड नहीं है। तो बहुत आसान आपको लग रहे होंगे ये सारे के सारे सवाल हमारे। ड्रॉ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर दीज ऑर्बिटल्स, बढ़िया सवाल है, डिस्कशन कर रखा है ना। ये वाला डिस्कशन नहीं कर रखा था तो इसको अब देख लेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर्स, आपको नहीं मिलेगा कि पेनिट्रेशन पावर एंड शील्डिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। ये तो पूरा का पूरा डिस्कशन आपको मिलेगा, ये भी पूरा का पूरा डिस्कशन, ये तो सारे के सारे शेप एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट आपको मिल जाएंगे उन लेक्चर्स में जहां पर मैंने VSEPR थ्योरी डिस्कस करी थी कोवलेंट बॉन्ड की। तो जाके जरूर देखिएगा। बाकी मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा अपनी प्लेलिस्ट की, तो वैसे तो आपको मिल जाएगी, आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट सेम की मिल जाएगी, वहां से आप आराम से देख लिएगा और काफी बच्चे देख कर भी आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3S, 3P एंड 3D के, सबसे पहले इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज बेसिकली रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी
विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ग्राफ का नेचर मैंने बात कर रखी है कि वो साइन वेव होता है, सभी को पता होगा साइन साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो साइन वेव होती है तो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये सभी के लिए यूनिवर्सल है। एक फेज आपको बताएगा एक ऑर्बिटल, और जो जो भी लास्ट फेज होगा वो टच नहीं करेगा आर को। ये यहाँ पर हमने कुछ बातचीत कर ली। तो इसी के हिसाब से मैं देखूं यहाँ पर सबसे पहले से आपके सामने 1s 2p 3d का है, क्योंकि 1p नाम की कोई चीज नहीं होती, 2p होती है, 2d नहीं होती, 3f नहीं होती। सो दैट्स वाई जो पहला ग्राफ बनाया है, दैट इज मैं अगर बात करूं, कोई मुझसे बोले कि सर आप बताइए 1s का ग्राफ बनाइए, दैट इज उसका, तो मैं ये बना दूंगा। कोई मुझसे कहे कि आप 2p का बनाइए, तो मैं कहूंगा भाई वो सेम ही है, बस द डिफरेंस इज ये थोड़ा सा हिसाब रहेगा आगे, दिस इज विल बी और 2p का ग्राफ। कोई मुझसे बोले आप बनाइए आप 3d का, तो मैं कहूंगा यहाँ पर थोड़ी सी और p का आगे कर दीजिए। तो ये आपका सिनेरियो रहेगा। सिमिलरली आपका 3f में भी हो जाएगा। तो सेम अगर मैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने की बात करूं, तो 3s 3p और 3d का बना रहे हैं, तो 3s के अगर मैं ग्राफ की बात करूं, सो इट वुड बी, ये पहली आ गई पीक, एंड देन सेकंड हमारी जो है आई थिंक बढ़ी जाती है, करेक्ट, हाँ ठीक है बढ़ती है। तो सेकंड हमारी जो है इससे बढ़ी आएगी, एंड थर्ड जन इससे भी बढ़ी आएगी। तो दिस विल बी और 3s का ग्राफ। अगर मैं बात करूं 3p की, तो 3p में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो है वो फर्स्ट पीक, और यहाँ पर ये आपकी सेकंड पीक आएगी, और यहाँ पे आपको टच नहीं करना। सो दिस विल बी और 3p का ग्राफ किसका है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये 4 पाई r² dr, 4 पाई r² इंटू डी आर का है ये आपका, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू योर 4 पाई r² इंटू डी आर का है आपका ये आर के साथ। 3p का बना दिया। अब आई होप 3d का भी आप लोग इजीली बना सकते हैं। कुछ गलत कर दिया मैंने, नहीं सही है। तो 3s का बना दिया यहाँ पर, 3s का बना दिया मैं, इसमें 3 आने चाहिए, 2p के बाद 3p आता है, 3d पहला आता है, तो दिस विल बी और 3d का ग्राफ। क्या है चीज सभी को क्लियर हो गई? यस सर बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। 3s 3p 3d। तो अगर हम बात करें पेनिट्रेशन पावर की, व्हाट डू वी मीन बाय पेनिट्रेशन पावर, अगर मैं बात करूं, दिस इज सिंपली हाउ क्लोज एन ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन रीचेस द न्यूक्लियस। तो दिस बेसिकली टेल्स अबाउट द हाउ क्लोज एन ऑर्बिटल्स, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन रीच द न्यूक्लियस, मतलब किस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास चला जाएगा, मैं उसको बोलूंगा कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का, सॉरी न्यूक्लियस का बोलूँ, जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल का, जैसे 3s ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, 3p में कोई ऑर्बिटल होगा, सिमिलरली 3d में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इन सभी के इलेक्ट्रॉन को मैं देखूंगा और इसकी ये स्टडी करूंगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जा रहा है। जो इंसान सबसे क्लोज जाएगा, मैं बोल दूंगा कि भाई उस पर्टिकुलर बंदे की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, ये इसका मतलब होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आपको वैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 रेडियल नोट्स वगैरह सब कुछ नजर आ रही होंगी। तो 3s की हमारी जो है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो नियर द न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पर आया है, काफी पहले आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, जैसे यहाँ पर ये 3 आ गया 3p, तो मैं 3p में ही कोशिश करता हूँ आपको 3s का ग्राफ दिखाने की। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये इस तरीके का होगा कुछ, जो पीक है ना हमारी वो पहले ही आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं 3d का बनाना चाहूँ, तो 3d का कुछ इस तरीके का होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसा। इस पीक पर फोकस करिए, इन तीनों पीक्स पर फोकस करिए, फिर आप इस पर करिए, फिर आप इस पर करिए। इन तीनों पीक्स में से मुझे बताइए पीक क्या है। बेसिकली ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की किसके 3s में सबसे ज्यादा होगी, ये इसका मतलब हुआ। तो ये कहां पर सबसे पहले आ रही है, सबसे पहले हमारे पास आ रही है सबसे क्लोज डिस्टेंस पे आ रही है, दैट इज हमारे 3s में। दैट मीन्स हमारे पास न्यूक्लियस के सबसे क्लोज किसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के चांसेस है, सर 3s का, क्योंकि 3s की पीक सबसे पहले आ रही है। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिखना है, आपको ये दिखाना है। द कर्व ऑफ 3s द कर्व ऑफ 3s shows maximum amplitude near the nucleus। तो नियर न्यूक्लियस के सबसे मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा 3s दिखा रहा है, फिर उसके बाद 3p दिखा रहा है, एंड आप दिखा दीजिएगा सबसे ज्यादा दूर हमारा 3d दिखा रहा है। आई होप ये आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो आपका पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर वुड बी दिस। सो अब शील्डिंग इफेक्ट को अगर देखें, तो शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्लोज है, और एज कम्पेयर टू 3b एज कम्पेयर टू 3d। सो दैट मीन्स हम इसमें यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दूं। सो यू हैव टू राइट की जो 3s का इलेक्ट्रॉन है दैट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। दैट मीन्स जो 3p और 3d के इलेक्ट्रॉन है
जो हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको हम शील्डिंग से किस तरीके से देखते हैं, हम देखते हैं कि यार इसको शील्ड हो रहा है, इस पर रिपल्जन आ रही है, नहीं तो उसको जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करते हैं, बाहर वाले नहीं करते, तो इनसाइड वाले रिपेल करेंगे। तो हमें एक चीज पता है कि 3p जो है इज इनर एज कंपेयर टू 3p एंड 3d, 3s, सॉरी मैंने शायद 3p बोल दिया, 3s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 3p एंड 3d। सो विल सिंपली से यहाँ पर इन दिस सिनेरियो कि 3s वाला जो है वो क्लोज होगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से वो जो है वो दिस इज बेसिकली नॉट शील्डेड बाय 3p एंड 3d। इस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर। सिमिलरली मैं 3p के लिए लिखूंगा, ये दोनों से शील्डेड नहीं होगा 3p एंड 3d। देन अगर मैं बात करूं 3p के लिए, मैं लिखूंगा इट इज जस्ट ओनली शील्डेड बाय 3d, सॉरी उल्टा बोला, इट इज शील्डेड बाय 3s ओनली। और बाकी अगर मैं 3d की बात करूं तो उसको सभी लोग शील्ड करेंगे, दैट इज 3s भी 3p भी, बिकॉज 3d का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर है एज कंपेयर टू 3s एंड 3p। सो दैट्स हाउ वी नीड टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट अगर बात करें, ये सबसे पहले इसकी रेडियस रेशियो की बात करूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो एक बात आपको यहीं से हिंट दे दूं मैं, देर इज अ प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में शायद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की डेरिवेशन पूछ लें, या शायद 3 की है सिलेबस में, एक बार चेक करिएगा, पता नहीं मैं भूल गया लास्ट ईयर कराया था या नहीं, कराया होगा तो मतलब होगा, बाकी एक बार देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे आपके पेपर में, 4 वाली आने की चांस है, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा जाके, जहां पर भी मैंने करा रखी है मतलब अपने लेक्चर में, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ पर इसको क्विक लुक देख लीजिए। इस तरीके से हमने बताया था कि यहाँ पर जो है वो 4 के बीच में एक यहाँ पर हमारा बीच में आ जाता है कैटायन, और साथ में एक मैं ऊपर से रखूंगा और एक बैक साइड से रखूंगा, तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सिंपल सा आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है वो रेडियस आ रहा था किसका, एनायन का, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ कैटायन, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ एनायन। तो हमने इक्वेशन बनाई थी, आराम से हमने करा था, सॉरी शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इज योर रेडियस ऑफ एनायन होगा शायद, ये नहीं नहीं सॉरी, ये तो मतलब डायगोनल स्क्वायर बन रहा है ना, सॉरी। तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एन आयन आ गया था, पूरा हमने रिलेशन बनाया था, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, आंसर आ गया था, और आपका रेडियस रेशो आया था। इस तरीके से आप डिराइव कर लीजिएगा। देन हमें से यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका आपको बताना है कि ये इसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है, तो सिंपल क्या करेंगे आप, कैटायन बाय एनायन का रेशो निकाल लीजिए, शायद लगभग 0.34 के आसपास आएगा, देख लीजिए किस रेंज में लाया कर रहा है, यहाँ पर आपके सामने मैंने रेंज लिख रखी है। तो रेंज यहाँ पर बोल रही है कि 0.155 से अगर 0.225 आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, हमारी आई है 0.3 के आसपास, तो वो इस रेंज में लाया करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बोल दीजिए ए बी की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज टेट्राहेड्रल। आई होप आराम से समझ में आएगा, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल रेशो निकाला होगा कैलकुलेटर से एंड यू कैन टेल दिस। देन वीएसीपीआर की अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे शेप्स यार बता चुका मैं, डिस्कस कर रखे। आई डोंट थिंक एक भी मुझे डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, तो टाइम वेस्ट यहाँ पर काफी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती थी एंड सो ऑन, जो भी आपको करना होता था वो एक बार मैं स्लाइड्स में दिखा भी दूं क्विकली। सबसे पहले मैं बोलता था आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, फिर इस तरीके से ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर देखिए आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, सब डिटेल में मैंने चार्ज स्पीशी से लेके हर एक स्पीशी को, जैसे PCl4 पॉजिटिव, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करके, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करना चाहूँ ICl4 नेगेटिव, यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा चार्ज स्पीशी, तो हो सकता है आपके एग्जाम में PCl4 पॉजिटिव आ जाए, देर इज अ प्रोबेबिलिटी। और आपका I3 नेगेटिव अगर आ गया, हो सकता है आपका Br3 नेगेटिव दे दें, या फिर ICl2 नेगेटिव दे दें, देर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर दिस एज वेल। इसको मैं देख के गेस कर रहा हूँ, ClF3 है, तो ये वाली स्पीशीज को आप तैयार कर लिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे, और मैंने डिस्कशन कर भी रखा है PY की वीडियोस में, तो वहां से आप लोग रेफर कर लीजिएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज थी। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यार ये वाले तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस हमने करे थे अपने PYQ वाली वीडियोस में, एग्जैक्टली सेम सवाल यहाँ पर 6 नंबर पे आ गया था। फिर यहाँ पर ये भी डिस्कशन कर रखा था, ये भी हमने काफी कुछ इसका डिस्कशन कर रखा था। ये वाला मे भी थोड़ा सा नया लग सकता था किसी बच्चों को, थोड़ा सा दिमाग वाली चीज थी, क्योंकि यहाँ द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमने बात करी, इन्होंने दे दिया डराने के लिए कि साई एंड साई भी आर द टू वेव फंक्शन। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, एंड द सेकंड पार्ट इज जब बी की कम हो और ए की ज्यादा हो। तो यहाँ पर यार बहुत सिंपल था, हमने बात करी थी फॉर एग्जांपल अगर मेरा काई ए बराबर काई बी है, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम मीन के यहाँ पर ये सेम ही एटम होगा। जैसे कि H2 का ले लीजिए आप, C2 का ले लीजिए, O2 का ले लीजिए, F2 का ले लीजिए, किसी का भी आप ले लीजिए, उन सभी के केस में जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए हैं, सारे के सारे यहाँ पर वैलिड। जैसे हम यहाँ पे लेते थे 1s लिया, इसका 1s क्या बना देता था, ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s। फिर आप पी लेते थे, देन सिमिलरली आप यहाँ पे 3 इसके ऑर्बिटल बना देते थे, यहाँ पर एक आता था, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मतलब मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, बाकी कर रखा है, मुझे कोई खास यहाँ पे दिमाग चलाने की अपनी जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम एट द एंड बनाते थे, एंड देन यहाँ पर आई होप सो आपको याद होगा। तो ये यहाँ पर हमारा सिनेरियो रहता था, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूं, तो मेरे हिसाब से हम, क्योंकि यहाँ इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है, तो SP मिक्सिंग वाला लें या नहीं,
खैर यहाँ पे इनको बस जानना जो ये था वो मैं बताता हूँ। दूसरी चीज क्या जाननी थी, अब मेरा अगर काई ए लेस देन काई बी हुआ, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ज्यादा एज कम्पेयर टू ए, मतलब ये एग्जांपल हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। जिन बच्चों ने वीडियोस देखी उन्हें पता है, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर देख रखा है, और उसमें द डिफरेंस इज ये कार्बन आया तो ऑक्सीजन को बस मैं नीचे बनाता हूँ बस। तो आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा कि साहब ये वाला आपका ए एटम है, ये वाला आपका बी एटम है। द रीजन इज दिस बिकॉज बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो नीचे की तरफ होता है। ये यहाँ पर आपको पढ़ना था बस। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका ऑर्बिटल बना दिएगा, तो आप इसको लिख दीजिएगा 1s ऊपर। फिर यहाँ पे इसी तरीके से आप 3p के बना दिएगा और सिमिलरली आप मॉलिक्यूलर डायग्राम बना देंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू मेक। अब अगर बात करूं ऊपर वाले दोनों सवाल की, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बताना था हमें, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मैलिटी देन वेल बिहेव फंक्शन। तो सबसे पहले वेल बिहेव फंक्शन को रटवाया था, मस्ट बी फाइनाइट, ये कुछ होना चाहिए। देन ये सारे के सारे लोग कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, जो हमने बात करी थी मैथ्स में हम पढ़ते हैं। देन साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, कि इसमें ओनली डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि यहाँ पर हमारे पास वो होनी चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज समवॉट लाइक और वो नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मलाइजेशन में हमने देखा था कि अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज। अगर इसका मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या, ये बात ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी एक मान लीजिए ऑर्बिटल में होगा या एक किसी एक शेल में होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बता दिया पहले कि इलेक्ट्रॉन उस शेल में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस शेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कहेंगे कैसी बात कर रहे हो यार, अभी तो आपने बताया है, तो मतलब 100% हुआ होगा, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ना बेटा, क्या 100% करो सर, 1 हो गई, बिल्कुल सही बोला आपने। तो यही मतलब होता है इसका यार, कि एंटायर स्पेस जहां पर भी मैंने बोला, मतलब एंटायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी पर्टिकुलर, यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल वर्ड यूज करा, मैं बोल दूंगा इस कमरे में इलेक्ट्रॉन है, बताओ इस कमरे में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई। आपको ये कैसा सवाल है यार, 1 आई। तो यही चीज को ये कॉम्प्लिकेटेड करके बस यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा ही। और बाकी ये सब आपका क्वांटम केमिस्ट्री में क्लास क्लास कह रहा हूँ सेमेस्टर 5 में आएगी, तो वहां पर आप थोड़ी बहुत देख लेंगे, इसको सॉल्विंग वगैरह होगी। तो ये इसका हिसाब किताब था, तो बाकी आप इसको लिख लीजिएगा। फिर हमने यहाँ पे डिटेल में बात करी थी, यहाँ पे एलिमेंट लेके करा था, तो क्योंकि ये 6 नंबर का था, तो थोड़ी बहुत वर्किंग करेंगे तो बेटर रहेगा। देन अल्टीमेटली यहाँ पर ये नॉर्मलाइज फंक्शन हमने बना दिया था। एंड देन सिमिलरली हम आए थे यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन पर, उसकी हमने बात करी थी कि, और उसका मैंने बेसिक ये मतलब बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप बोलेंगे उसके क्या वो ऑर्थोगोनल हो, मतलब यहाँ पर इसका वेव फंक्शन है साई वन, इसका वेव फंक्शन है साई टू, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, इसका वेव फंक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी से मुझे याद आ रहा है राइट नाउ, मतलब मैंने रिसेंटली कुछ पढ़ा था अबाउट क्वांटम एंटेंगलमेंट। देखिएगा बढ़िया टॉपिक है, आपको मजा आएगा, मतलब कुछ कुछ आएगा। वो बताता है कैसे दो पार्टिकल्स आप में एंटेंगल्ड हैं, उस पर आइंस्टीन ने भी वर्क करा था। आइंस्टीन ने एक टर्म बोली थी, मैं उसको भूल गया, तो देखिएगा मतलब मजा आएगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा बस। क्वांटम एंटेंगलमेंट देखिएगा। मुझे इससे अचानक से याद आया कि यार हमारे पास दो डिफरेंट बात करें, वो बात करते हैं कि आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पता है तो आपको अल्टीमेटली दूसरे का पता है। तो ऐसा कुछ है, मतलब देखिएगा, मैं समझा नहीं पा रहा अभी क्योंकि मुझे बहुत डेप्थ में नहीं पता, बस आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप सीख सकें। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब बात हुई थी हमारी फिर एसिडिक कैरेक्टर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एसिडिक कैरेक्टर यार सिंपल है, एसिटिलीन, इथाइलिन, इथेन और इथीन है हमारे पास। यहाँ पर sp कार्बन है, यहाँ पे sp3 कार्बन है, यहाँ पे sp2 कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, sp कार्बन की। एसिडिक कैरेक्टर उसी का ज्यादा होगा, सिंपल। फिर सेकंड पर ही है, फिर इस पर ही है। फिर यहाँ बात करें तो अगर मैं डाउन द ग्रुप आता हुआ, तो मेरे पास कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, उसका आपको फजांस रूल पता ही होगा। मैं एक बात बताऊं, शायद मतलब फजांस रूल से ना बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, एग्जैक्ट फजांस रूल है, तो जरा ध्यान से रखिएगा। हो सकता है आपको कुछ फजांस रूल से रिलेटेड या उसकी डेफिनेशन आ जाए, बाकी मैं देखूंगा यार, पता नहीं आगे निकल जाए, क्योंकि अभी मुझे जहां तक 5 सवाल करा है ना, फजांस रूल मुझे खास दिखा नहीं कि बढ़िया सा एग्जैक्टली फजांस रूल। तो हो सकता है भाई फजांस रूल आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दे, तो जैसा आपको पता है मैं बीच बीच में प्रिडिक्शन लगाता रहता हूँ, अभी भी बैठ के लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप क्या पता आ जाए। यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने में कैटायन सेम है, एनायन का साइज बड़ा हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। सो दैट मीन्स आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। और हमें पता है जहां पर आयनिक कंपाउंड होते हैं, जहां पर हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, वहां पर हमारी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ की बात हम करते हैं वहीं पर करते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स आर प्रीटी मच स्ट्रॉन्गर। तो ये सिनेरियो था इसका। अगर मैं दिखाऊं तो इससे रिलेटेड जो सवाल ड्यूरिंग द लेक्चर आपको स्लाइड्स में वगैरह में मिल ही जाएंगे, वो ये है कि यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर डिस्कस करा था। परसेंटेजेस कैरेक्टर की बात हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 33%, 33.33% होगा, 25%, ये बात हुई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो डिटेल में बात कर रखिए। फिर यहाँ पे हमने बात करी थी किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, इनका, कोवलेंट कैरेक्टर जहां ज्यादा वहां मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सो वी हैव नाउ व्हाट इज अ रेडियल नोट। इट इज वेरी सिंपल, द प्रोबेबिलिटी, yeah, it is the distance from the nucleus at which
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ये हो जाएगा। देन रेडियल नोट्स का फॉर्मूला वी ऑल नो, n माइनस l माइनस वन। n इस पर्टिकुलर केस में 3 आएगा, l इस पर्टिकुलर केस में क्या है, s के लिए 0 होता है, खत्म। फिर यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो इट इज नथिंग बट जस्ट आई वुड से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का जो एक फंक्शन रहेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। सी इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, कोई भी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज बेसिकली किसी x की डिपेंडेंट y पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो हमें बस ये बताता है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका क्या रिलेशन है विद द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस r, या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये यहाँ पर ये फंक्शन बताता है कि यार इस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे तो यहाँ पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू हो सकती है। अगर आपने r की वैल्यू ये रखी तो आपका जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट आर्स पर हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताता है हमारा प्रोबेबिलिटी या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्या बताता है एक्चुअल में, तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पर हम ये निकालते हैं, आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 4πr² डॉट dr, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसके इक्वल होती है, या क्या। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, सो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 4πr² dr डॉट dv के इक्वल हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हिसाब से यहाँ पर सही करोगे। हाँ, तो हम वॉल्यूम एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं विद दिस 4πr² dr, मेरे हिसाब से शायद मैंने सही करा हो, बाकी लेट्स हो। तो यहाँ पे रेडियल नोट जैसे हमने क्लास में भी करवा रखी है काफी सारी। फिर यहाँ पे ये सवाल क्या था, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल क्यों होता है, ये भी यार एक इंपॉर्टेंट हमारा रहता है, सवाल बन सकता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है थीटा और फाई के, दैट इज 1/√2 पाई। और तो इसी वजह से यहाँ पर आपको जो है वो क्या होता है, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर कुछ भी ये इंडिपेंडेंट होता है थीटा के, जिसकी वजह से अगर ये कोई चीज थीटा और फाइव पर डिपेंड नहीं करी, मतलब एंगल पर वेरी नहीं कर रही, दैट मींस वो होगा सिमेट्रिकल। सो दैट्स व्हाई इट इज स्फेरिकल एंड एज वेल एज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई भी एंगुलर नोड नहीं होती, इसके बारे में यहाँ पर समझाया गया था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो आयो आप ये सारी चीजें देख के आओगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे एसपी मिक्सिंग समझानी है, तो आइए थोड़ा सा इसको समझाने की मैं करता हूँ कोशिश। सबसे पहले समझ लीजिए एसपी मिक्सिंग होती है, फिर यहाँ पर आइएगा। तो मैं बात करूँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 तो सब में, इसमें 2p1 है, इसमें 2p2 है, इसमें 2p3 है, एंड देन 2p4 आएगा, देन 2p5 आएगा, ठीक है। जैसे जैसे बात हम करें, सबसे पहले हमने सभी में 2s2 तो भर ही रखा है, इसमें मैं सबसे पहले 2p1 भर दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन p में आ गया, फिर 2p2, 2p3। जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p में बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे s के इलेक्ट्रॉन और p के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्जन होती है, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन ही एक चीज है जो होती है, और मतलब क्या ही होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो इन दोनों के बीच में आपस में रिपल्जन होती है। मुझे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्जन ज्यादा होगी, बिल्कुल लॉजिकल बात है। सो द पॉइंट इज दैट कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं p में, वैसे वैसे मेरा 2s और 2p के बीच में रिपल्जन बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरी रिपल्जन बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बढ़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में, सर ये तो लॉजिकल चीज है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है, टिल नाइट्रोजन बोरॉन, यहाँ तक हमारा सिनेरियो ये रहता है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इतनी खास कोई रिपल्जन नहीं होती इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ तक जो सिनेरियो रहता है वो ये रहता है हमारे पास कि ये जो हमारे 3 यहाँ तक 2p3 तक जो हिसाब रहता है, टिल 2p3 हमारी जो रिपल्जन है दैट इज नॉट दैट मच, या फिर मैं बोलूं रिपल्जन की वजह से जो एनर्जी गैप है, ई गैप इज बेसिकली और एनर्जी गैप, वो कोई खास बड़ा नहीं होता। इन दैट केस हमारी s और pz की मिक्सिंग पॉसिबल होती है। क्या ये बात सबको समझ में सर आ गई। अब यहाँ से 2p4 और 2p5 में भाई काफी इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 4 हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर हमारी जो रिपल्जन है, उस रिपल्जन की वजह से, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, एनर्जी गैप जो है वो मोर या लेसर बोल दूं अभी के लिए, रिपल्जन होती है, रिपल्जन की वजह से एनर्जी गैप नॉट हायर लिख दो, लेसर कभी हो रहा है, एनर्जी गैप नॉट मच, ये लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा है। द मोमेंट मेरी रिपल्जन बढ़ी क्या होगा सर, आपका एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको s और pz मिक्सिंग नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो लोग आपस में दूर दूर हो गए। और मिक्सिंग का मतलब यू कैन थिंक लाइक कि हाइब्रिडाइजेशन से, कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है हमारे पास ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर हमारे सामने है। तो आई होप आप सभी को ये
कंसेप्ट समझ में आएगा ये लिख दीजिएगा चाहे तो। बाकी इसी वजह से ये होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो sp मिक्सिंग नहीं हो पाती रिपल्जन की वजह से, ये आप एक्सप्लेन कर दिएगा। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि आप इसका डायग्राम बनाइए, बना दीजिएगा आराम से, तो वही सेम डायग्राम बनेगा सेम। आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली अलग करके कुछ दिखाना पड़ेगा, एसपीजेड की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करके दिखानी पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। बस जो होता है वो आपके सामने कि यहाँ पर आपका जो पी जेड ऑर्बिटल है, या सॉरी पी एक्स सिग्मा पी एक्स की जो एनर्जी हमारे पास होती है, वैसे इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे हिसाब से ये पी जेड आप कर लीजिएगा ताकि आपका थोड़ा हिसाब सही, और इसको पी एक्स पी वाई कर लीजिएगा। ये तो जेडी लीगल आया था, क्योंकि ये लोग हमारे पास मिक्सिंग किसकी करा रहे हैं, एसपीजेड की करा रहे हैं ना, तो एनर्जी लेवल किसका आएगा, लॉजिकल बताओ सर। एस और पी जेड के बीच में एनर्जी डिफरेंस तो ज्यादा होगा, बिल्कुल सही, तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने कुछ, नहीं नहीं सही, रिपल्जन हो रही है ना। ये एक सेकंड एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मिक्सिंग कर रहा हूँ, हाँ। ड्यू टू दिस मिक्सिंग यहाँ पर हमारे पास ये सिनेरियो बनता है, ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है। तो यहाँ हमारे पास एस पी जेड मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर ये सिनेरियो बनता है, तो आप इसको एक्स वाई कर लीजिएगा और इसको आप जेड कर लीजिएगा। तो ड्यू टू दिस एस पी मिक्सिंग हमारे पास सिनेरियो ये रहना चाहिए था कि जो सिग्मा, अगर हमारी मिक्सिंग नहीं होती तो इन दिस केस क्या होता, सिंपल से होता कि यार सिग्मा टू पी जेड की जो एनर्जी है वो कम है। जेडली में वैसे जनरली हम टू पी जेड ही सिग्मा को मानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी लेक्चर्स में भी मैंने यही बताया होगा। बाकी लिख तो कुछ भी सकते हैं, पर उन्होंने क्वेश्चन में जब बोल दिया एसपी तो मुझे यहाँ पर फिर स्पेसिफाई इसी को जेड मानना पड़ेगा और जेड जेड वाले को एक्स मानना पड़ेगा। तो ये आपको सिनेरियो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। देन आपका बॉर्न हेबर साइकिल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमने इसको पूरा डिस्कशन कर रखा है डिटेल में यार, बॉर्न हेबर साइकिल डिस्कस कर रखा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बार आपका जो सवाल है, मतलब लास्ट ईयर आपका एमजीओ से आया था, तो आप चांसेस समझ लीजिए केसीएल एमजीसीएल या सीएसीएल 2 से आपके पेपर में आने के चांसेस बन सकते हैं, तो जरा ध्यान से उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। सब्लिमेशन एनर्जी की यहाँ पर हमें सबको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल को हमें क्या करना होता है, एट द एंड पहुंचाना होता है कि वो एक आयन बन जाए। सेम गोस फॉर जो भी हमारी गैस होती है उसके साथ भी हमें सेम काम करना होता है। तो सबसे पहले मेटल को हम गैसियस फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज सब्लिमेशन। फिर उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यदि वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, दैट इज यहाँ पे दो रखता है मैग्नीशियम, तो सेम सिनेरियो मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम पहले मैग्नीशियम प्लस वन बनेगा, फिर मैग्नीशियम प्लस टू बनेगा, वहां पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी होगी। एंड देन आपकी बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे क्योंकि हाफ O2 चाहिए, आप देख सकते हैं बैलेंस हमने कर रखा है भाई, बहुत डिटेल में यार डिस्कशन कर रखा है इसका, देख लीजिएगा। एक बॉर्न हेबर साइकिल से समझ में नहीं आएगा, दो से समझ में आ जाएगा, और वो तो आपको उन वीडियोस के लेक्चर में मिल जाएंगे। बाकी मैं प्लेलिस्ट की लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से देखिएगा, मजा आएगा आपको। हियर वी हैव इज बॉन्ड एंगल दे रखा है हमें पानी में, पता ही है हमें एस कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। ओके, यूज बाय द ऑक्सीजन एटम डायरेक्टेड टू द टू बॉन्डेड ऑर्बिटल्स, ओके, एंड टू नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं, दिस इज माय वाटर, ये आ गया मेरा लोन पेयर, यहाँ पर आ गया लोन पेयर, ठीक है जी। बॉन्ड एंगल दे रखा है मुझे 104.5 डिग्री। नाउ व्हाट दीज गाइस आर सेइंग कि आप बताइए परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना यूज करा है ऑक्सीजन ने डायरेक्टेड टू द टू बॉन्डेड ऑर्बिटल्स, मतलब यहाँ पर जो आएगा हमारे पास, इस वाले इन दोनों की बात हो रही है, एज वेल एज यहाँ पर इन वालों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हमें पता है यार परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, ठीक है। कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लीजिएगा कॉस 104 दशमलव, इसकी वैल्यू शायद मैंने कैलकुलेट करा था, लगभग लगभग मेरा एस की वैल्यू आ रही थी 0.2, मतलब मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर आ रहा है 20%। दैट मीन्स इस वाली बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर होगा वो मेरा होगा 20%। क्योंकि ये बॉन्ड भी आइडेंटिकल है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी 20% आना चाहिए। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि दो बॉन्डेड ऑर्बिटल्स में हमारा जो होगा दैट विल बी 20% ईच, और दो नॉन बॉन्डेड में, क्योंकि टोटल किसके इक्वल होना चाहिए 100% के, तो यहाँ पर कितना आएगा सर, एक्स आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल है अगेन, तो यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से यार ये आंसर आना चाहिए। बाकी इसका मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि शायद ये नया टाइप का वैरायटी थी। अपने टीचर से पूछ के बताइए जल्द से जल्द, अपने टीचर्स को, अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर हो तो उनसे पूछ लीजिए। बाकी अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो वहां पूछ के बताइएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, और या टेलीग्राम पे बता दीजिएगा क्या सिनेरियो है। तो यहाँ आपको अरेंज द फॉलोइंग करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल। अच्छा, यहाँ पर आपको डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले आई थिंक इसी वाले पेपर में तो था ना BCl3 वाला सवाल, BF3 का डाइपोल मोमेंट बच्चा बच्चा जानता है, उसकी वैल्यू आएगी 0। तो BF3 को आप सबसे पहले लगा दीजिएगा, कंसेप्ट आप समझा दीजिएगा कि यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है ना। इन दोनों में यार मैच है, और इन दोनों का मैच हमने बहुत ज्यादा बार इन द क्लास लेक्चर डिस्कस कर रखा है। किस प्रकार का रहा था तो वो मैं बता दूं आप सभी को। ये आपका आ गया NH3,
जानते हैं इसको सर? बिल्कुल जानते हैं। ये आपका आ गया NH3, जानते हैं इसको सर? बिल्कुल जानते हैं। तो हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, सबसे पहले एक लोन पेयर होगा, उसका अपना डायपोल होता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, यहाँ पर एक डायपोल जनरेट होगा, यहाँ आएगा, ठीक है। नाउ मुझे बताओ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन? सर कैसी बात कर रहे हैं, ये आ गया आपका डायपोल, आप डायरेक्शन, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहे हैं, हम आपको डायरेक्शन बताएंगे। तो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको सारा का सारा कहीं ऊपर की डायरेक्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो म्यू नेट आएगा वो कुछ ना कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज लगभग लगभग सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो एट एन एक्यूट एंगल है, ये भी आप बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल पर है, तो cos थीटा पॉजिटिव। तो एडिशन वेक्टर एडिशन का जो सम आएगा दैट विल बी समवॉट कि हमारा कहीं ना कहीं एडिशन, ये नेट डायपोल जो है वो ज्यादा ही वैल्यू आने वाली है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पर आप सभी को ये एरो समझ में आ रहा है आई होप, बिकॉज फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो दैट्स आप इसको इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ सिनेरियो क्या है कि तीन डायपोल की मूवमेंट, वो सॉरी डायरेक्शन अलग है, एक ही अलग है, दैट मींस ये वाला इनके अगेंस्ट काम करेगा। यार फोर्स बचपन में पढ़ के आ रहे हो ना फिजिक्स में, तो वही बात मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका फोर्स की डायरेक्शन में अपोजिट कर दूं तो वो क्या करेगा, उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। सेम वेक्टर ही है, वेक्टर फोर्स मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यार क्या मतलब ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को, मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स करने आए हो बिल्कुल बढ़िया से यार, अपनी 11th 12th पढ़ के आए हो आप लोग। तो ये सिनेरियो यहाँ पर रहा था, तो इस तरीके से आप करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको मैं भी अभी जस्ट समझाता हूँ, बेंड रूल आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आइए, ये बहुत प्यारा सवाल था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर एक सिनेरियो ये था कि आप लोग बैठ के, वैसे ये भी सही है क्या, हाँ आप सबसे पहले O2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, देन O2 पॉजिटिव का लिख के निकाल दीजिए, आप बता देंगे। बट आई थिंक यार, क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल था तो आपको सिर्फ इतना बता देना चाहिए था कि ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन, NO में आपके 15 इलेक्ट्रॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। सो दीज गाइस आर सेइंग क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर में? तो यार बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने रटवाया था 14 से लेके, आप 14 वाले का होता है कितना, 3, एक बढ़ा दिया तो 2.5, यहाँ पे 2.5, एक और बढ़ा दिया तो 2, सिमिलरली यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 3 आ रही, तो इसी में क्वेश्चन हो गया, देख लो आप, 2 से 2.5 हो रहा है, 3 से 2.5, 2.5 से 3, खत्म सवाल। तो बहुत आसान सवाल है। बाकी इसको यार क्या ऐसे कर सकते हैं, 3 नंबर का है वैसे, ज्यादा यार मैं बोलूंगा नहीं इसको करने को, बस यू कैन टू लाइक कि एक का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, मतलब ऑक्सीजन की लिख दीजिएगा मान लीजिए, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिएगा बस। O2 पॉजिटिव का सिमिलरली बोल दिएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका वन, ये 15, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 2.5 आ रहा है, फॉर्मूला लगा देंगे यार, फॉर्मूला नहीं लगा के दिखा रहा मैं, मतलब वो करूंगा यहाँ पर, इतना कुछ पढ़ाने के बाद इतनी सारी वीडियोस बनी हुई है फॉर्मूले पर, तो आप देख लीजिएगा। तो सेम यहाँ पर आप नाइट्रोजन के लिए भी करेगा, तो एक एक की कॉन्फ़िगरेशन लिख देगा, बट जैसे ऑक्सीजन की लिख दी, N2 की लिख दी, NO की लिख दी, बाकी खुद ही देख लेंगे ये लोग हमारे चेक करने वाले। अब बेंड्स रूल की अगर हम बात करें, तो बेंड्स रूल यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है। बेंड्स रूल हमें क्या बताता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या प्रेफर करेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेफर करेगा जिसमें S कैरेक्टर कम। यदि S कैरेक्टर कम तो अल्टीमेटली हमारा P कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पर बात करी थी। फिर इसके बारे में हमने कहा था कि जहां मोर P कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो कौन सा आइटम आना चाहेगा, वहां पर फ्लोरीन आना चाहेगा, जिससे आई थिंक अगर आपको मतलब इस साल देखो CH2F2 है, तो प्रोबेबली तैयार हो जाइए, PCl3F2 आपके एग्जाम में आने के लग रहे हैं मुझे चांसेस, बाकी नसीब पर बात है यार, चांस मतलब मैं गैस हर बार देता हूँ, तो आप इस वाले को तैयार करके जाइएगा, थोड़ा आसान रहेगा गैस करना, क्योंकि लास्ट ईयर जो आया होगा मे भी हल्का फुल्का वेरिएशन कोई कर दें तो खास रहेगा, बाकी अनप्रिडिक्टेबल है सब कुछ। मेजरली चांस है PYQ से, अगर ये नहीं आया तो हाँ ये है कि मैक्सिमम जो भी बेंट रूल से सवाल आएगा हमारी कुछ उन वीडियोज में से आएगा जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वही बहुत हाई चांसेस है। तो इस तरीके से आप बेंट रूल को कर देंगे। और क्या बोल रहे हैं, आपको CH2F2 को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर आपके सामने सिंपल सा सिनेरियो था कि यार हाइब्रिडाइजेशन इसकी है, sp3 को इस बात को मना नहीं करेगा, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो डिफर कर रहा है। यदि बॉन्ड एंगल हमारा सभी का इक्वल होता तो हम बोल देते कि हाँ यार यहाँ पर हर उसमें S कैरेक्टर कम, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे चारों के चारों आइडेंटिकल एटम्स हों, तभी ये पॉसिबल है, दैट इज 109.5 डिग्री अगर होगा। बट हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, दैट इज एस कैरेक्टर में चेंज आता है। हमारा बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो फ्लोरीन आया है वो कहाँ पर आया होगा, वो कहेगा कि यार जहां पर मैं आऊंगा ना वहां पर एस कैरेक्टर ना आप थोड़ा कम कर दो, तो 25% से आपका एस कैरेक्टर कम होकर कुछ यहाँ पे 23.66 लिखा हुआ है, इतना हो जाता है। वेयर एज एक का अगर एस कैरेक्टर कम तो अल्टीमेटली दूसरे का ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरी बॉन्ड कौन सी, CH बॉन्ड, उस पे आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान तो है नहीं कोई, तो वहां पर बढ़ जाएगा, खत्म। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कितना आसान ये क्वेश्चन था। सो हियर वी हैव इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत बार डिटेल में बात कर रखी है, आप बता दीजिएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली द
सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दूंगा। ये होता है क्या एक्चुअल में कि यह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा इसको, तो 5 नंबर का सवाल है ना, लेकिन नहीं है 2 बजे ज्यादा अच्छे से नहीं, मतलब मीडियम तरीके से कर देगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं तो वो न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब न्यूक्लियस में होती है, मतलब लिखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। बट जितनी पावर से या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हमारे इनर शेल वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। ड्यू टू दिस रिपल्जन, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की वजह से हमारे पास कुछ नेट अट्रैक्शन सामने आती है, और उसी को कहीं ना कहीं हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम दिया था। इस तरीके से आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से भाषा में आंसर देख लीजिएगा और आप लिख दीजिएगा। मैं समझाने का तरीका बोल रहा हूँ, जैसे एग्जाम में मेरे सामने आएगा ये सवाल। अब मैं डेफिनेशन रट के तो नहीं कहूंगा ऑब्वियसली, तो मैं क्या लिखूंगा वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँ। बाकी आप डेफिनेशन वगैरह तो आपके नोट्स वगैरह में हर जगह कहीं पर भी मिल जाती है, तो उसका लॉजिक वो नहीं लेना टेंशन। बड़े हो गए अब हमें जो है बनाना सीखना है, कैसे आंसर हम लिखेंगे, कैसे चीजों को मैनेज करना है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, ड्यूरिंग द प्रेशर कंडीशन। सुना होगा आपने विराट कोहली के बारे में कि भाई भाई हमारे जो प्रेशर कंडीशन है बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। मेरे सामने अगर एग्जाम में सवाल आया था और मैं बैठ के रो रहा हूँ कि मेरे डेफिनेशन रट के नहीं आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं बन रही भाई। तो आपको जो है ध्यान से बनाना है किस तरीके से, आपको क्या क्या पता है उस चीज के बारे में। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, इससे फिर आप बता दिए कि यहाँ पर ये किस वजह से होता है। आप बता दीजिए कि ये एटॉमिक नंबर है आपका, दैट डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देन सिग्मा बताइए ये क्या है, हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स का इफेक्ट हमारे पास नलीफाई हो जाता है ड्यू टू दिस रिपल्जन। इस तरीके से समझा दिया। तो चीजों को मैनेज करना भी सीखना आना चाहिए हमें, तो वही चीज यहाँ पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बड़े लगता है, मतलब जब आपकी कोई प्रेशर कंडीशन हो, आप जब थोड़े से परेशान हो ना, तो आप यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप वैसे तो अभी छोटे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, पर इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि जब भी कुछ लगे ना कि यार अब प्रेशर आ रहा है जिंदगी में, मतलब लाइफ में परेशानी आ रही है, तो कोशिश करिए कि फाइट करेंगे हम जो है बिल्कुल एकदम से मैनेज करेंगे चीज़ों को। यही हमारा जो है वो बोलते हैं ना, आपको आपने सुनी होगा यार, ये इंस्टा इंस्टा तो चलाते रहते होंगे रील्स वील्स, उसमें बोलते हैं कि जो अगर गॉड उन्हीं को एग्जाम देते हैं या उन्हीं से एग्जाम लेते हैं जिनसे उनको कुछ होता है कि मतलब हाँ ये इस चीज़ को पास कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए वो एग्जाम होता है। या आपकी स्ट्रेंथ जानने के लिए कि आप क्या मतलब इस काबिल हो कि आपको कोई चीज़ दी जाए। तो ये चीज़ आपने पढ़ी सुनी होंगी, मतलब मैं अभी कोट नहीं रट पा रहा क्योंकि रटे भी नहीं, बट हाँ मुझे अच्छे तरीके से उनके मीनिंग्स वगैरह पता है, मैं लाइफ में अप्लाई वाली चीज़ें करता रहता हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर बताओ, इस छोटे से क्वेश्चन से हम क्या क्या सब क्या क्या इन्फ्लुएंस निकाल के बैठ गए, हम तो फिलोसोफर बन गए। ये तो प्लेटो की टक्कर देती हमने। यार प्लेटो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनके बारे में फिलहाल नहीं हम बोल सकते क्योंकि द ग्रेट द लेजेंडरी प्लेटो। तो अब यहाँ पर हम आए तो अपने सवाल पर आए थे, कुछ ज्ञान की बातें छोड़ के। तो ये आप मैनेज कर लेंगे। शील्डिंग इफेक्ट यार देख लो आप, 4s का हो, 3D का हो, स्कैंडियम का हो सकता है आपको कल को जैसे स्कैंडियम का भी दे दिया, इन लोगों ने शायद पोटेशियम का भी निकलवा लिया, हो सकता है आपसे कैल्शियम का निकलवा लें इस बार। और किसका निकलवाएंगे? और अगर मैंने किसी और का लेक्चर में कराया हो ना तो उसका भी तैयार करके जाइएगा, हो सकता है उसका निकलवा लें, मतलब मुझे याद नहीं ना क्योंकि लास्ट ईयर करी थी रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे मैं देखूँ तो ये तो मैंने कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम का करवा रखा है, तो पोटेशियम का है ना, तो कैल्शियम का आप तैयार करके जाइएगा, हो सकता है 4s का कैल्शियम का पूछ लें आपसे। तो 4s का यहाँ पे स्कैंडियम को तो कर रखा है आप सभी के सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैंडियम का ये, और आपके साथ आप में कैसे ग्रुप बनाने होते हैं, 1s 2s के ग्रुप बनाने होते हैं, 3s के बस डी वालों को हमें अलग रखना होता है, फिर लास्ट में टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमें करना होगा किसका, दैट इज अगर हमें इनका करना होगा 1s वाले का, तो हम सबसे पहले 1 into E वाला, फिर 8 into 0.5, फिर 10 into 1 वाला करेंगे। वेयर अगर मुझे 3D वाला को करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर एक ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक ही कोई टेस्ट इलेक्ट्रॉन है मेरे पास तो मैं क्या देखूंगा, तो सर आप ये देखेंगे ना कि अगर आपके पास एक ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हुआ है, हाँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पर सिंपल सा एक ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको कोई भी रिपल्जन नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ 0 into 0.35 का हो जाएगा। बाकी सभी को 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से करते हैं, शायद 18 से ही करते होंगे, मतलब अच्छा सॉरी 18 से करूँगा, 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 18 into 1 कर देंगे। देन यू विल कैन सिंपली कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर दिस स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन। देन डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, यार ये क्या बच्चों वाली चीज है, मतलब ये कोई तरीका है क्वेश्चन पूछने का? ऑर्बिट क्या होता है यार, अपना शेल होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, मतलब हमारा जो है वो इनसाइड शेल के भी सब शेल अंदर होता है। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में बताऊं तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि ये क्वांटम नंबर से थोड़ा रिलेट कर दीजिएगा, क्वांटम नंबर बताता है हमें ऑर्बिट के बारे में, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बंदे को चीजें तो आती हैं। फिर आप लिख दीजिएगा ऑर्बिट में क्या होता है, एक काइंड ऑफ हमारे पास जो है इट इज ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, सॉरी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सबशेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा एक दो पॉइंट। देन यू गाइस कैन टेल, यहाँ पर इसकी वैल्यूज बता दीजिएगा
कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर ही डिपेंड करते हैं हमारे कितने ऑर्बिट होंगे। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, खुद ही देख लो इसमें। ये बता दीजिएगा कि एन की वैल्यू डिपेंड करती है कितने ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब ऑर्बिट्स डिपेंड करे, ऑर्बिट्स जितने ऑर्बिट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्बिटल्स होंगे। आप लिख दीजिएगा हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, दैट इज एन स्क्वायर होता है। ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल भी रहेगा हिसाब, तो उन्हें लग जाएगा कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट आता है। बाकी पता नहीं क्यों दिया कोई सवाल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेफिलिटी कितनी बेसिक सी चीज है, डिफरेंस लिखेगा कौन 2.5 मार्क्स का, मतलब ये बच्चों वाली चीजें चल रही थी क्या? मतलब कुछ कुछ अच्छी भी थी पर कुछ कुछ ये कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और इलेक्ट्रोनेफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। देख रहे हो मैं भी रट क्या हूँ चीज है, मतलब ये तो 11 से आता है मुझे डेफिनेशन, ये आ गया। और क्या लिख सकते हैं इसमें बताओ मुझे, आप लोग राय दो अपनी अपनी, कमेंट में टेलीग्राम पे राय देना, एक दूसरे से डिस्कस भी करिएगा। और क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता सकते हैं, वो तो यार सेम ही होता है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज बेसिकली और फ्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की। चाहे तो उस पर भी एक आध लाइन लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वहां पे बताया था ना, साइज वगैरह का सारा हिसाब किताब बता ही रखा है। तो ये चीज आई थिंक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी की बात करें, पहले मैं इसकी बता दूं फिर बाद में तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी का रीजन यहाँ पे बहुत डिटेल में बात कर रखी है। एक होता है कि यहाँ पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्री को आप लिख दीजिएगा 2-3 लाइन और, कि सिमेट्री होती क्या है कि जैसा लेफ्ट से वैसा राइट से, काइंड ऑफ इस तरीके से, मतलब ये मैंने बोल दिया, आप अच्छे लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, मैनेज करना है यहाँ पर भी आपको। देन एग्जाम में आएगा तो इसी टाइप का हो सकता है, कुछ और आए अब मुश्किल है ये क्वेश्चन आना, तो कोई और सा आ सकता है। एक्सचेंज एनर्जी को फिर आप लिखिएगा कि यार होता क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली, जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, और एक्सचेंज एनर्जी आई थिंक सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड में होती है, फुल फील्ड में भी शायद हो सकती है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम स्पिन वाले जो लोग होते हैं ना, एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, इससे हो गया, तो वो जैसे ही एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज करते हैं ना, तो इससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होते ही तो आपकी स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरे हिसाब से यही जानना चाहते होंगे एग्जामिनर, और मतलब क्या ही जानना चाहेंगे कि आपको बेसिक आता है नहीं, बाकी कितना ही लिख सकता है इसमें इंसान। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, हाँ फुल फील्ड स्टेबिलिटी का आप लिख दीजिएगा आपका साहब, कॉपर का एग्जांपल लिख दीजिएगा 3D10 4s1 होता है, और क्रोमियम का लिख दीजिएगा, मजा आ जाएगा, फिर उनको और ज्यादा आएगा, फिर मेरे हिसाब से फिर ये पूरा होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप ये दोनों भी लिख देंगे ना। हो यहाँ पर आ रहा है LIF फ्लाउट्स द रेडियस रेशियो रूल्स, तो इसके इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करी, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, रेडियस रेशियो रूल जब हम पढ़ रहे थे ना, तो आप लेक्चर देख के आए होंगे, वहां हमने कुछ अजम्पशंस के बारे में बात करी थी। वो अजम्पशंस ये थी कि आपका जो भी कंपाउंड हो, रेडियस रेशियो रूल ये अज्यूम करता है कि कुछ कुछ चीज जैसे कि आयनिक होना चाहिए हमारे पास, प्योरली आयनिक होनी चाहिए, कोई पोलराइजेशन वगैरह ना हो, मतलब कोई भी कोवलेंट कैरेक्टर ना हो, आयन जो है वो रिजिड हो, इनकम्प्रेसिबल हो, तो वो ये सारी चीजें हमने वहां पे अजम्पशन ली थी कि स्फेरिकल वगैरह शेप हो, रिजिड स्फेरिकल्स हो, ये सारी चीजें ली थी अजम्पशन। तो उन्हीं में से किसी एक आध को आप वो कर दीजिएगा यहाँ पर, कि ये हमने अज्यूम करा था, पर अब जरूरी थोड़ी अजम्पशन सही और बात, तो यहाँ पे सही नहीं बैठी। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज इन द एग्जाम। अब मैं अगर एक्चुअल रीजन की तरफ जाऊं, तो इसका रीजन ये आता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं CN इज इक्वल टू, मैं डेटा बेस बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में मैं ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होता है इतना कुछ, बाकी अगर पता होगा तो अच्छी बात है आपको। तो अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल, ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए था, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल, वो आपका रेडियस रेशियो वाली जो है इसकी ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी ज्योमेट्री, पर ऐसा नहीं होता। तो ये कहां पर आता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होना चाहिए था, पर एक्चुअल में ये आता है 4 वाले में। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसी वजह से हुआ, उसके बारे में बता दूं, बिकॉज यहाँ पे आपको हाई CC देखने को मिलता है। सर CC मतलब ये क्या हुआ सर, वो मतलब ईमेल में होता है ना, मैं भूल गया, बताओ ईमेल का भूल गया, मतलब कैसे भूल सकता हूँ, चलो कोई नहीं, याद कर लेंगे। CC होता है ना ईमेल में लिखा हुआ जब टू, यार चलो छोड़ो ईमेल की बात। हाई CC बेसिकली, और कोवेलेंट करेक्टर, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ यार मैं, मतलब कुछ कुछ चीजें देखने से। तो कोवेलेंट करेक्टर अगर आपका जो है वो हाई होगा तो क्या होगा सर, मतलब इसने अज्यूम क्या करता कि आयनिक हो, आप तो कोवेलेंट ला रहे हो भाई, ये क्या तरीका है। हमने जब आपको अजम्पशन बता दी कि आपको आयनिक लाना है, तो आप कोवेलेंट ला रहे हो, ये कह रहा है, तो अब हम कहेंगे भाई अब इसमें हम क्या करें, चलो खैर कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब फिलहाल तो एग्जाम में आंसर लिखना है। तो वही आप लोग बैठ के लिख रहे होंगे कि यहाँ पर ड्यू टू दिस कोवेलेंट करेक्टर, अब इसी कोवेलेंट करेक्टर पर आप पूरी कहानी लिख दीजिएगा, खत्म, आपका आंसर हो जाएगा पूरा। क्या क्या लिख सकते हैं आपकी, लिथियम आपका स्मॉल कैटायन है, तो स्मॉल कैटायन होगा तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हमारे पास जो है वो हाई पोलराइजिंग पावर होगी। फ्लोरीन के बारे में लिख दीजिएगा, फ्लोराइन की, फ्लोराइड की जो पोलराइजिबिलिटी है वो हाई है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। बस आपको फजांस रूल के बारे में कहानी यहाँ पर लिखनी है। तो भाई मानना पड़ेगा, पेपर में फजांस रूल डायरेक्टली तो नहीं पूछा, इनडायरेक्टली एक आध मेल्टिंग पॉइंट वाले सवाल में पूछा, 2 मेल्टिंग पॉइंट वाले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आपका AgCl वाला और एक वो, देन यहाँ पर पूछ लिया
तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने फजांस रूल पूछा है। मे भी आपके पेपर में डायरेक्टली पूछ लें, मैं ये बात शायद पहले ही बोल चुका। तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा फजांस रूल का। वीडियो लेक्चर्स में है, मतलब डिटेल में हुआ है वहाँ तो खैर आपको, या तो फिर भी मैं हवा में बता रहा हूँ, वहाँ पे तो बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, लंबे लंबे लेक्चर्स हैं हमारे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, एंड मजा तभी आएगा या तो आपने काफी चीजें पढ़ रखी होंगी, आपको काफी कुछ आता होगा, या फिर आप वो प्लेलिस्ट देख के आए होंगे, तो कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यही है आपका, इस वीडियो को देख लिया, ऑर्गेनिक की जो भी राय हो अपनी दे दीजिएगा। टेलीग्राम वगैरह जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी बात हो डिस्कशन करिएगा, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन वहां पर करेंगे। कुछ आपका होगा तो मैं किसी आपके सीनियर से आपकी गाइडेंस भी दिलवा दूंगा जो एकदम एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर में हो। बाकी अगर आपने वीडियोस देख ही रहेंगे तो आप मुझे जान जाएंगे मैं कौन हूँ, सीनियर से आप जान सकते हैं। बहुत ज्यादा हाँ मेरे बारे में नहीं पता, पर हाँ कॉलेज वगैरह ये सब मेरे काफी बच्चों को पता ही है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएंगे, वरना मुझसे पूछ लिएगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। क्या करना है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।